हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2015 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश सेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत चल रही है, जो आपके सबसे भरोसेमंद बुक है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। दिसंबर 2015 तृतीय प्रश्न पत्र, प्रश्न संख्या पहला, जिसमें हम भक्ति काल की पूर्व पीठिका सिद्ध जैन नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? नाथ पंथ में। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में होता है। गोरखनाथ के गोरखबाणी के संकलनकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त थावल द्वारा संकलित शब्द नामक ग्रंथ से हुआ है। प्रश्न संख्या दूसरा, गगन होता नाही मही, होते चंद नाही सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर, यह दुआ जैसे कि किस कवि कृति का है? आखिरी कलाम। सरोवर तिर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मल्ल गिरी बसा, नागिन झापी लीन चाहु पासा, पद्मावती की पंक्ति है। प्रश्न संख्या तीसरा, गोरख जागे जोग भक्ति भाग्य लोग, यह कवि पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। जेतु बाभन बमनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया, कबीरदास की पंक्ति। कवि व्यास रस कबूला, पूरी दुरही नियर भा दोरी, जैसी की पंक्ति। अवधु मन चंगा तो कठौती में कंगा, गोरखनाथ की पंक्ति। चलिए प्रश्न संख्या चौथा को देखेंगे, जो आपके सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां एवं विविध कवि धारा से संबंधित प्रश्न है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चलिए। अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह किस इतिहासकार का कथन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का। चलिए व्याख्या को देखेंगे। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 5, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का नामकरण तथा उसके प्रस्ता निम्नवत है। रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, अंधकार काल त्रिलोचन। प्रश्न संख्या 6, बालचंद विजावई भाषा, दोहो नाही लगहि दूजन हासा, ये कवि पंक्तियाँ किसकी है? विद्यापति की। बालचंद विजावई भाषा, दोहो नाही लगहि दूजन हासा, या विद्यापति के कीर्तिलता नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 7, किस रसो कवि की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? पृथ्वीराज रसो।
अद्यापि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाह के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास की है? मेला आंचल। उपर्युक्त पंक्ति आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मेला आंचल 1954 ईस्वी में उल्लिखित है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 और मृत्यु 1977 में हो गई। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन 1942 ईस्वी का वर्णन है। उपन्यास सन उपन्यासकार मेला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। इन्हीं हथियारों से 2003 ईस्वी अमरकांत का उपन्यास। पीढ़ियाँ 1990 अमृतलाल नागर का उपन्यास। काल कथा 1998 कामता प्रसाद का उपन्यास है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? लाल पसीना। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार विषय वस्तु। लाल पसीना 1977 ईस्वी अभिमन्यु अनंत का उपन्यास। यह मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। वे दिन 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा का उपन्यास। चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित तथा प्रवासी छात्रों के छात्र जीवन का वर्णन है। लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी पंकज बिष्ट का उपन्यास। दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज का वर्णन है। निर्वासन 1961 ईस्वी अखिलेश का उपन्यास है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता। हिंदी नाटक और भारतेंदु प्रसाद प्रमुख निबंध निबंधकार से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा? अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म और 1885 में मृत्यु। नाटक भारतेंदु दुर्दशा 1880 ईस्वी को नाट्य रासक या लास्य रूपक का। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की है। यहाँ पर कुछ प्रश्न छूट गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महाकवि चंद्रोदय द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रसो कवि की कथा का वर्णन शुक सुकी के द्वारा किया गया। कीर्ति पताका विद्यापति विशलदेव रसो 1212 ईस्वी नरपति नल्हा तथा खुमान रसो 9वीं शती दलपति विजय की रचना। नोट हिंदी साहित्य ने सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ नरपति नल्हा कृत विशलदेव रसो 1212 ईस्वी में मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के बीच चला। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 और मृत्यु 1938 में हुआ। प्रश्न संख्या 9 शुद्धि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? महादेवी वर्मा की। महाछायावादी की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 और मृत्यु 1987 में हुआ। बीती बिवावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद की लहर कविता की पंक्ति। वेदना तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। मैथिली शरण गुप्त की कविता साकेत की पंक्ति है।
प्रश्न संख्या 10। देहाती दुनिया के लेखक श्री पूजन सहाय। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी श्री पूजन सहाय का उपन्यास। जय योद्धवे 1944 ईस्वी राहुल संस्कृतियाँ इनका उपन्यास। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। राजपूत की हाल सुदर्शन का एकांकी है। चलिए प्रश्न संख्या 10 इधर 13 प्रश्न तक हो चुका था। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? कोर्ट मार्शल में। स्वदेश दीपक गतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न है। नाटक प्रकाशन वर्ष, नाटक का विषय वस्तु। नाटक बाल भगवान 1989 ईस्वी। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी। फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष का व दर्द का वर्णन। सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी। वर्ग संघर्ष का चित्रण। काल कोठरी 1999 ईस्वी। कलाकार की पीड़ा का चित्रण। प्रश्न संख्या 15। हिन भये जल मीन आधिन कहाँ कतिमो अकुलानी समाने। निरस नहीं को लाए कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। निरस नहीं में कौन सा अलंकार है? सभंग पद सलेस अलंकार। निरसनई में साभंग पद सलेस अलंकार है। अभंग सलेस अलंकार जहाँ सलिष्ट पदों का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ अभंग सलेस अलंकार होता है। सभंग सलेस अलंकार जहाँ सलिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ सभंग सलेस अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। ए, बी और सी है, जबकि डी नहीं है। प्रश्न संख्या 17। धर्म आलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 9वीं शताब्दी का। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। धर्म आलोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिसकी रचना आनंदवर्धन ने किया। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रश्न संख्या 18। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? रामविलास शर्मा की। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं। रामविलास शर्मा का कथन है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती। रामचंद्र शुक्ल का कथन। कवि तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। नंदलाल वाजपेयी का कथन। अन्य तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि है? ऑप्शन सी पा और फा। आघोष ध्वनि अर्थात प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा। आघोष ध्वनि उच्चारण पर्यटन बाह्य पर्यटन के आधार पर प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन होता है।
आघोष ध्वनि का वर्ग का प्रथम और द्वितीय। चा वर्ग का प्रथम और द्वितीय शब्द। टा वर्ग का प्रथम और द्वितीय। ता वर्ग का भी प्रथम और द्वितीय। पा वर्ग का प्रथम और द्वितीय। सा वर्ग की आघोष ध्वनि में सा सा या दोनों सा आता है। जबकि गा और घा, ड और ढा तथा दा धा आदि घोष ध्वनियाँ हैं। घोष ध्वनियाँ उच्चारण पर्यटन वाय पर्यटन के आधार पर वे हैं जो प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ पंचम व्यंजन है। अर्थात आघोष में पहला और तीसरा और घोष में तीसरा चौथा पांचवा शब्द आता है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से रामदहिनी मिश्र की कृति कौन सी है? प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। व्याकरण ग्रंथ लेखक प्रवेशिका हिंदी व्याकरण रामदहिनी मिश्र का ग्रंथ। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र का ग्रंथ है। भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा का ग्रंथ। हिंदी व्याकरण राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद का व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 21 हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घटता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? एक कड़वक के अर्थ में। हिंदी प्रमुख ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घटता शब्द का व्यवहार मूलतः एक कड़वक के अर्थ में होता है। प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। कुछ नहीं का नाव धरी भरम भरमा सब संसार साच झूठ समझे नाही ना कुछ किया विचार उक्त दोहा किसे कवि का है? दद्दू दयाल का। दद्दू दयाल की पंक्ति कवि व्यास रस कवला पूरी दुरही नियर नियर बहादुरी जैसी की पंक्ति। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया कबीरदास की पंक्ति। जो 84 लाख लख में मनुष्य देहे त्यों ही दुर्लभ जग में सने रहीम की पंक्ति। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? माधवाचार्य। संप्रदाय प्रवर्तक जन्म मृत्यु और दर्शन। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। जन्म 1199 बेलीग्राम में। दर्शन द्वैतवाद दर्शन। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रामानुजाचार्य। जन्म 1016 ईस्वी कांचीपुरम में और मृत्यु 1127 में। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक विष्णु स्वामी। जन्म 1300 ईस्वी में। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। सनक आदि संप्रदाय प्रवर्तक निम्बरकाचार्य। जन्म 1114 निम्बापुर में। मृत्यु 1162 ईस्वी। द्वैताद्वैतवाद दर्शन। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। जन्म 1478 ईस्वी चंपारण। मृत्यु 1530 ईस्वी में। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक हितरी वंश। जन्म 1502 बांदा गांव मथुरा और मृत्यु 1552 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24 कह करो बैकुंठाही जाय जहाँ नाही नंद जहाँ न जसोदा नाही जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। उपायुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? परमानंद दास की है। भुजद श्याम कौन तो गोरी कह रहती काकी है बेटी देखे नहीं कहू ब्रज खोरी। सूरदास की पंक्ति। नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला वृंदावन को रिझी मनहु पहिराही माला। नंददास की पंक्ति। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे ताहि आहिर की छोरहिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। रसखान की पंक्ति।
प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचनाकाल और रचनाकार ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की रचना। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम साहब की रचना। अनुराग बासरी 1764। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना। नोट सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयुक्त तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। प्रश्न संख्या 26 कमल दल ने नहीं की उन्मानी बिसरत नाही सकी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है रहीम। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई की पंक्ति। दूरे भरे अति सौमित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चौटी खेलत खात फिरे आंगना पग पेजनी बजती पीरी का छोटी। रस खान की पंक्ति। ताई छिन उदडराज उदित रस रास सहायक कुमम मंडित बदन प्रिय जनु नागरी नायक। नंददास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 27 हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? जैसे कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन सूफी कवि परंपरा के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी के संबंध में कही गई। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 और मृत्यु 1542 में हुआ। प्रश्न संख्या 28 भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया? सर्वांग विवेचन का। रीतिकालीन कवि भिखारीदास के ग्रंथ काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया। भिखारीदास के अन्य ग्रंथ निम्न है। नामकोश 1768 ईस्वी। रस सारांश 1742 ईस्वी। छंद अर्णव पिंगल 1742 ईस्वी। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी। विष्णु पुराण भाषा शतरंज शतीका अमरकोश इत्यादि। प्रश्न संख्या 29 रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में लिखा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी का जन्म 1595 और मृत्यु 1663 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30 जहाँ कलह तहाँ सुख नाही कलक सुखन को सूल सबे कलह एक राज में राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया? नागरीदास। संग करे भगवत रसिक कर करवा गोदरी गरे वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नेनन भरे। भागवत रसिक की पंक्ति। अतिशय सरस सुगंध मन गति बहत पावन रुचिकारी नव नव रूप नवल नव जोबन बने नवल पी प्यारी। अलबेले अली की पंक्ति।
मिठ बोलिन नवल मनिहारी, पोहे गोल गरुर है या के नयन चुटिले भारी। चाचा हित हरि चाचा हित वृंदावन दास के बंकी थी। प्रश्न संख्या 31 भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन, सॉरी रामचंद्र शुक्ल का कथन। उपर्युक्त कथन प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य में गद्य विधा या गद्य युग की शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार, अनुवादक, निबंधकार तथा पत्र पत्रिकाओं का उत्थानकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कहा। भारतेंदु का जन्म 1850, मृत्यु 1885 में। प्रश्न संख्या 32 इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? जॉर्ज लुकाच। जॉर्ज लुकाच एक पाश्चात्य कवि, शास्त्रीय एवं मार्क्सवादी विचारक है, जबकि लियो लवेथल, इपोलित सेन, जाक दरिदा आदि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के पाश्चात्य कवि शास्त्रीय है। प्रश्न संख्या 33 निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, यूरोप प्रवास पर। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है। इसमें निर्मल वर्मा ने अपने यूरोप प्रवास का वर्णन किया। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगावबोध, संत्रास भाव, मन के अंधकार, भारी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 34 अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। नोट: संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 32 स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका की। अनामिका के स्त्री विमर्श से आलोचना का सही अनुक्रम स्त्रीत्व का मानचित्र। उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक रक्षा पक्ष, करवा खैतान की आलोचना, उपनिवेश में स्त्री, अलबेयर कामू का पहला आदमी। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी का दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? लोमड़ वेश। रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमस वेश 1980 ईस्वी। बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण एवं मूल रूप से अंग्रेजी में है। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अशक की एकांकी है। उपेंद्रनाथ अशक का जन्म 1910 और मृत्यु 1996। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया। उपेंद्रनाथ अशक के एकांकी निम्नवत है: जोग, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक,
बहने, सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या आदि। प्रश्न संख्या 38। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817 ईस्वी। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी सैमुअल टेलर कॉलरिज का। कॉलरिज का ग्रंथ है। कॉलरिज का जन्म 1772, मृत्यु 1834 ईस्वी। कॉलरिज का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं द फ्रेंड 1817 ईस्वी। एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी। कम्फेसेज ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रेमलर। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार रेमलर। डॉक्टर जॉनसन की रचना। एस्थेटिक 1902 ईस्वी बेनेडिक्ट क्रोचो की रचना। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी आई.ए. रिचर्ड की रचना। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉडवेल की रचना। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि स्प्रिंगर्न, क्लिंथ ब्रूक्स, जॉन क्रॉ रैनसम यह तीनों है। रोलाबार्थ उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित है, जबकि स्प्रिंगर्न, क्लिंथ ब्रूक्स तथा जॉन क्रॉ रैनसम आलोचक नई आलोचना से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। ऑप्शन डी जयचंद प्रकाश, मृगावती, मधुमालती, हंस ज्वारे। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी केदारनाथ भट्ट की रचना। मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन की रचना। मधुमालती 1545 मंझन की रचना। हंस ज्वारी 1731 कासिम शाह की रचना। प्रश्न संख्या 42। जन्मकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ऑप्शन सी चंद्रवत दाई, जगनी, खुसरो, श्रीधर। आदिकालीन कवियों का क्रम। चंद्रवत दाई का जन्म 1168, मृत्यु 1192। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जगनिक का जन्म 1173, अमीर खुसरो का जन्म 1253, मृत्यु 1325। श्रीधर का जन्म 14वीं शती। प्रश्न संख्या 43। जन्मकाल के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम। ऑप्शन बी बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। जन्मकाल के दृष्टि से रीतिकालीन कवियों का सही क्रम निम्नलिखित है। बिहारी का जन्म 1595, मृत्यु 1663। चिंतामणि का जन्म 1609, मृत्यु 1685। मतीराम का जन्म 1617, मृत्यु 1709 ईस्वी। घनानंद का जन्म 1689 और मृत्यु 1739 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम। उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए व्याख्या को देख लेता हूँ। रचना काल के दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम। गोविंद स्वामी जीवन काल 1543 से 1568। आलम का जीवन काल 1683 से 1703। गुमान मिश्र का जीवन काल 1743 से 1783। वेताल का जीवन काल 1782 से 1811 ईस्वी आदि। नोटिया कवियों का कब रचना काल का समय है या कवियों का जन्म तिथि नहीं है।
प्रश्न संख्या 45 हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का किस क्रम में प्रस्तुत किया है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। कुमन दास का जन्म 1468, मृत्यु 1583, जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश, गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म 1478 से ही उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1583 में, वल्लभाचार्य गुरु। परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, गुरु वल्लभाचार्य। कृष्णदास का जन्म 1496 चिल उत्तरा गुजरात में और मृत्यु 1578 ईस्वी, गुरु वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 अंतरी राजस्थान और मृत्यु 1585, गुरु विठलनाथ। चित्त स्वामी का जन्म 1515 मथुरा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1585 ईस्वी, गुरु विठलनाथ है। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 जमुनावती उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1585, गुरु विठलनाथ। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी, रामपुर उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1583 ईस्वी, विठलनाथ गुरु है। प्रश्न संख्या 46 रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है? ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, कोई तो 1980 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी तथा संकल्प 1993 ईस्वी इत्यादि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 47 कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। कथाकारों के जन्म काल के अनुसार उनका जीवन क्रम निम्न है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 और मृत्यु 2009 ईस्वी। धर्मवीर भारती का जन्म 1926, मृत्यु 1997 ईस्वी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931, नरेंद्र कोहली का जन्म 1940 ईस्वी आदि। नोट विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी के लिए 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रचनाकार के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम ऑप्शन बी न्यूटन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार न्यूटन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। अधकिला फूल 1907 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास। सेवा सदन 1918 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, अमृतलाल नागर का उपन्यास। प्रश्न संख्या 49 रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है? उत्तर ऑप्शन डी ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सत्ता से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी, अज्ञे का कहानी संग्रह। भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, यशपाल का कहानी संग्रह। सत्ता से उठता आदमी 1971 ईस्वी, मुक्तिबोध का कहानी संग्रह। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी, अमरकांत की कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 50 जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम ऑप्शन बी प्रेम पते के झरना, आंसू, लहर। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी। काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम
उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सो कुछ वास 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमयानी 1935 इत्यादि जयशंकर प्रसाद का कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 51, काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन डी, युगांत, स्वर्णधुली, लोकायतन, सत्यकाम। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीना 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, स्वर्णधुल्ले 1947, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, कला और बुढ़ाचान 1959, अतिमा 1955, वाणी 1958, चिदम्बरा। प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन बी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, दूसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का, दूसरा इतिहास, चौथा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तकों का सही अनुक्रम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का, दूसरा इतिहास 1996, सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का, आधा इतिहास 2003 ईस्वी। प्रश्न संख्या 53, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विश्ववंश। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का, त्रिशंकु 1973 ईस्वी, बृजमोहन शाह का नाटक, आला अफसर 1979, मुद्रा राक्षस का नाटक, भूख आग है 1998, कृष्ण बलदेव वेद का नाटक, विश्ववंश 1999 ईस्वी, राजेश जैन का नाटक। प्रश्न संख्या 54, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, एस्थेटिक, द सेक्रेड बुक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिवॉल्यूशन। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार, एस्थेटिक्स 1902 ईस्वी, क्रोच का ग्रंथ है, द सेक्रेड बुक 1920, टी.एस. इलियट का ग्रंथ है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, रिचर्ड्स का ग्रंथ है, रिवॉल्यूशन 1936 ईस्वी, फ्रैंक रेमंड लेविस का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 55, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और आलोचना ग्रंथ, कालिदास की निरंकुशता 1911 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना है, रसमीमांसा 1949, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, शुद्ध कविता की खोज 1986, रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, रामविलास शर्मा की आलोचना।
प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। दैत्य माधवाचार्य, द्वैता दैत्य निम्बर्क आचार्य, श्रद्धा दैत्य वल्लभाचार्य, विशिष्टता दैत्य रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी। सिद्धांतकार सिद्धांत संप्रदाय निम्बर्काचार्य, द्वैता द्वैतवाद सिद्धांत सनकादि संप्रदाय, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत रुद्र संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत श्री संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत ब्रह्म संप्रदाय, शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत अस्मार्थ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चतुर्भुजदास द्वादशीयस्य, मीराबाई राग गोविंद, श्रीभट्ट युगल शतक, नंददास अनेक अर्थ मंजरी। ऑप्शन डी। अनेक अर्थ मंजरी नंददास की रचना, राग गोविंद मीराबाई की रचना, द्वादशीयस्य चतुर्भुजदास की रचना, युगल शतक श्रीभट्ट की रचना, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिततार्गिनी कृपाराम, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, माधवानल कामकंदला आलम, विज्ञान गीता केशवदास। ऑप्शन सी। ग्रंथकार हिततार्गिनी कृपाराम, सुदामा चरित्र खंड नरोत्तम दास का खंड काव्य, माधवानल कामकंदला आलम की रचना, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी केशवदास की रचना। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्धकथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रोम सेनापति, अलक शतक मुबारक, बारहमासा सुंदर। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन की रचना, काव्य कल्पद्रोम सेनापति की रचना, अलख शतक मुबारक की रचना, बारहमासा सुंदर कवि की रचना, यमुना यश घनानंद की रचना। नोट, अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन की आत्मकथा है जो पदात्मक शैली में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौर ख्यात दयालदास, विराट पुराण गोरखनाथ, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखता हम। रचनाकार और रचना, दयालदास की रचना राठौर ख्यात, गोरखनाथ की रचना विराट पुराण,
पुष्पदंत की रचना उत्तर पुराण, जिनदत्त सूर्य की रचना उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी, सरांगधर की रचना सरांगधर पद्धति। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। वैश्य सुनो सारा व्यापार सारा मिट चुका है, देश का संविधान विदेशी हार रहे हैं, पार है क्या कलेश का। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति थी। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी का सम, रास्ता है समझ बनी अधिकार और अधिकारी की। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। प्रथम रश्मि का आना रेगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने या गाना। पंत की पंक्ति थी। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे या मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। व्याख्या। वैश्य सुनो व्यापार क्या कलेश का, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। प्रथम रश्मि का आना, पंत की पंक्ति। क्या अमरों का, महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। अशब्द अधरों का सुना भास से मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश निराला की पंक्ति। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। साहित्य का समाज शास्त्र, नागेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रामविलास शर्मा। आधुनिक हिंदी कविता में विधान, केदारनाथ सिंह। अध्यात्म अज्ञेय, ऑप्शन बी। साहित्य का समाजशास्त्र, नागेंद्र की आलोचना। प्रगतिशील साहित्य की समस्या, रामविलास शर्मा की आलोचना। आधुनिक हिंदी कविता में विधान, केदारनाथ सिंह की आलोचना। अध्यात्म अज्ञेय की आलोचना। हिंदी कहानी अपनी ज़बानी, डॉक्टर इंद्रनाथ महाजन की आलोचना। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। छप्पर, जयप्रकाश का रिदम। शिकंजे का दर्द, सुशीला टकबोरे। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष राय। झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद, ऑप्शन सी। रचना वर्गासन वर्ष विधा रचनाकार, छप्पर 1994 ईस्वी। जयप्रकाश का रिदम का उपन्यास, अपने अपने पिंजरे दो भाग 1995 ईस्वी। मोहनदास नेमिष राय का आत्मकथा, झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी। माता प्रसाद का आत्मकथा, शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी। सुशीला टकबोरे का आत्मकथा, 25 चौके 150 1993 ईस्वी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी।
नोट उपायुक्त सभी रचनाएं दलित रचनाकारों की है। प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यारों के यार कृष्णा सुभाती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार शेखर जोशी। ऑप्शन ए। कहानी प्रकाशन वर्ष कहानीकार यारों के यार कृष्णा सुभाती की कहानी, मछली मरी हुई 1966 ईस्वी कमलेश्वर की कहानी, राजकमल की कहानी, सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी द्वैतनाथ सिंह की कहानी, कोसी का गटवार 1958 शेखर जोशी की कहानी, पाली 1989 ईस्वी वेशम साहनी की कहानी। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया। आषाढ़ का एक दिन नाटक। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अस्कंदगुप्त नाटक है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाता है। चंद्रगुप्त नाटक है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता और उसका अपकर्षक उसे गौतम बोध। लहरों के राजहंस नाटक की पंक्ति। ऑप्शन बी। मैंने भावना में आषाढ़ का एक दिन। अधिकार सुख है स्कंदगुप्त नाटक। समझदारी आने पर चंद्रगुप्त नाटक। नारी का आकर्षण लहरों का राजहंस नाटक है। कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 स्थापना 1। काव्येषु नाटकम रम्यम। तर्क आर, क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता। ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है। नाट्य काव्य में रस होता है। नाटक के संबंध में भरत मुनि ने 8 रसों की विवेचना की है। नाटक में काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है, क्योंकि नाटक में पाठ्य, गान, अभिनय तथा रस आदि का समावेश होता है। नाटक में अर्थ और क्रिया अभिनय से युक्त काव्य होता है। नाट्य कर्म या नाटक के उद्देश्य में नाटक के उद्देश्य मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 67 स्थापना 1। काव्य अनुभूति का मूल आधार लोक अनुभूति ही है। तर्क आर, क्योंकि केवल लोक जीवन का अर्थात ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। काव्य की अनुभूति का मूल आधार लोक संसार की अनुभूति ही है। काव्य के विस्तार के लिए कल्पना का होना अति आवश्यक है। कल्पना द्वारा ही उसके ज्ञान एवं भाव क्षेत्र का विस्तार करता है। कवि तो प्रकृति मानव अनुभूति का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र के संभवतः अनुरूप भाव, उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 68 स्थापना ये। केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है, और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क आर, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए ना तो उतने उपयोगी है और ना कालजयी। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। कविता का लक्ष्य सौंदर्य नहीं, बल्कि कविता का लक्ष्य लोकरंजन एवं लोकमंगल से जुड़ी होती है।
कविता संकुचित स्वार्थ संबंधों के दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। शिव कविता कामने के सौंदर्यवर्धन के लिए उपयोग एवं कालजयी होती है। प्रश्न संख्या 69 स्थापनाएं। आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। मनुष्य सदैव अपने पूर्वजों से सीखता है। आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियम कानून का ज्ञान सर्वाधिक है, क्योंकि मध्यकालीन युग में धर्म का जो मुख्य केंद्रीय स्थान था वह अब इतिहास बन गया है। मानव अब धर्म के स्थान पर मानवता को प्राथमिकता देता है। प्रश्न संख्या 70 स्थापना। ये साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक आचेतन को माना गया। तर्क आर, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वचन के लिए ही होती है। ऑप्शन बी ए सही है, लेकिन आर गलत है। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक आचेतन को माना जाता है। कवि की अनुभूति लोक से परे होती है। कविता मूलतः स्वतः एकांत वचन के लिए होती है, ना कि सामूहिक वचन के लिए, क्योंकि कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। प्रश्न संख्या 71 स्थापना। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नित्यता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। उत्तर ऑप्शन सी, इसमें ए और आर दोनों सही है। आधुनिक परंपरा प्राचीन एवं नवीन का द्वंद्व है, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नित्यता प्रदान की है। मनुष्य सदैव अपने पूर्वजों से सीखता, भूतकाल में किए गए कार्यों एवं इतिहास द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। व्यक्ति अपना विकास सदैव अपने पूर्वजों, पुरानी परंपराओं एवं नियम कानून एवं संस्कृति को देखकर उसमें परिवर्तन करके नवीनता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 72 स्थापना। भारतेंदु योगिन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही, क्योंकि भारतेंदु योगिन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। व्याख्या को देखेंगे। हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं। गद्य साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु योगिन गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, लेकिन कवि की भाषा ब्रज भाषा थी, क्योंकि भारतेंदु युग से पहले अर्थात रीति काल में कवियों की प्रिय भाषा ब्रज थी। ब्रज भाषा में काव्य कर्म होता था, इसलिए भारतेंदु युग में कविताओं का सृजन ब्रज भाषा में होता था। खड़ी बोली में कविताओं का सृजन पूर्णतः द्विवेदी युग से प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न संख्या 73 स्थापना। ये शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता उसे वाच्य अर्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्त अविधा वृत्त कहलाती है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अविधा वृत्त से ही होता है। ऑप्शन सी, इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। किसी भाषा के शब्दों को सुनने से संकेत के बल पर जो अर्थ प्रत्यक्ष पूर्णतः समझ में आता है उसे वाच्य अर्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्त अविधा वृत्त कहलाती है। शब्द और अर्थ एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। भाषा में अर्थ ग्रहण अविधा वृत्त से नहीं होता, बल्कि ध्वनि से होती है। प्रश्न संख्या 74 स्थापना।
जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क आर, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। कवि जिस समाज में रहता है उस सामाजिक वातावरण का प्रभाव उसके कवित्व में देखने को मिलता है। जिससे जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होगी उसका उनका साहित्य भी वैसा ही होगा, लेकिन साहित्य निर्माण में जाति की कोई भूमिका नहीं होती और ना ही जातिगत कोई तत्व पाया जाता है। साहित्य किसी जाति को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज एवं सामाजिक वातावरण को प्रदर्शित निरूपित करता है। प्रश्न संख्या 75, स्थापना ए, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क आर, क्योंकि पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार की उत्तर आधुनिकता है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है और आर, ए और आर दोनों सही है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। आज संपूर्ण विश्व विकास की दौर से गुजर रहा है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम। नव पूंजीवाद की अनेक विकृतियों और अनेकों रूपों का सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं नव पूंजीवाद अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जुलाई 2016 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। हरिओम।